हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, जो आसानी से आप सीखेंगे। सबसे पहले हम एक विलयन लेकर चलेंगे, क्योंकि मोल प्रभाज आप या तो विलेय पदार्थ का निकालते हैं या तो विलायक का निकालते हैं। विलयन में दो घटक होते हैं बच्चों, एक विलेय और दूसरा विलायक। अब विलेय भी कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक शरबत बना रहे हैं, शरबत में आपने शक्कर भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, तो दो विलेय हो गए। यदि नींबू का रस भी डाल दिया तो तीन विलेय हो गए। तो विलेय की संख्या और अधिक हो सकती है। मतलब विलयन में जरूरी नहीं रहता कि केवल दो ही घटक होता, ये तो मिलाने और मिलने के आधार पर कि भाई साहब जो घुलता है उसे विलायक, जो घुलता है उसे विलेय। अब विलयन में दो घटक भी हो सकते हैं, तीन घटक भी हो सकते हैं, चार घटक भी हो सकते हैं। इन सभी घटकों का मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास विलयन है और इस विलयन में तीन घटक है। मैं तीन घटक लेकर चलता हूं, दो घटक हैं, चार घटक हैं, जो भी आप समझो। तीन घटक लेकर चलता हूं कि इस विलयन में तीन घटक हैं बच्चों, ठीक है। तीन घटक कौन कौन सा? एक आपका ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है। अभी यहां पर समझो, विलयन में तीन घटक हैं। अब मैं जब इनके भार की बात करूंगा, भार मतलब आणविक द्रव्यमान, एक भार आणविक द्रव्यमान होता और एक मात्रा होता बच्चों। तो जैसे मान लीजिए यहां पर भार यानी मैं वजन की बात कर लूं, मान लीजिए मात्रा की बात कर लूं, ठीक है। तो जब वेट की बात करूंगा बच्चों, वेट जब आएगा, वेट मतलब भार यानी मात्रा, और एक आएगा मास, आणविक द्रव्यमान। दो होता है, इंग्लिश से आप समझो, वेट और मास। यानी पदार्थ का वेट कितना, जैसे 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम। और ये आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जैसे NaOH का हो जाता आपका 40। तो मान के चलता हूं ए का वेट WA है, ठीक है बच्चों। तो इसका वेट आपका हो जाएगा WB हो जाएगा, तब इसका वेट हो जाएगा WC हो जाएगा। यदि मास की बात करूं, आणविक द्रव्यमान की बात करूं, तो इसका हो जाएगा MA, इसका हो जाएगा बच्चों MB, MA कर लो, MB कर लो, और इसका हो जाएगा MC। अब यदि इनका अनुपात निकाल दिया जाए तो इनके मोलों की संख्या निकल कर आ जाती है। यदि मोल की संख्या निकालते हैं तो इनके द्रव्यमान यानी मात्रा और आणविक द्रव्यमान के अनुपात को इनके मोल की संख्या कहा जाता है। तो देखो, हम इसी के आधार पर मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। कितना सिंपल है। मतलब यदि हमारे पास घटक उपस्थित हैं, उन घटकों का हमें द्रव्यमान मालूम है और आणविक द्रव्यमान यानी मात्रा मालूम है। मात्रा का मतलब वजन, ठीक है, कि इतना मात्रा इसका, जैसे शक्कर का 6 ग्राम, तो 6 ग्राम उसका हो गया वेट, यानी ये आपका मात्रा, ठीक है। और फिर आणविक द्रव्यमान आपका हो जाएगा, शक्कर का निकालेंगे, लगभग 180 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कार्बन का होता है बच्चों, एक कार्बन का 12 है ना, और शक्कर को होता है C12H2211। तो इस तरीके से निकाला जाता है। और यहां पर यदि बी की बात करेंगे तो बी के जो वेट हो जाएगा WB, आणविक द्रव्यमान MB होगा। तो किसी भी पदार्थ का वेट यानी मात्रा और उसके आणविक द्रव्यमान का अनुपात आपका कहलाता है मोलों की संख्या। क्या कहलाती है बच्चों? मोलों की संख्या। यहां पर आपको पता होना चाहिए ना मोल की संख्या। अब जब मोल की संख्या निकल कर आ गई कि तीनों की मोल की संख्या क्रमशः NB, Na, मान लीजिए इसका Na हो जाएगा, इसका NB और NC है। अब हम इसी के आधार पर क्या निकालते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज तीन घटक हैं, तो तीन घटक में मैं कहता हूं ए का निकालना चाहता हूं, तो जिसका भी निकालूंगा उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे तीनों यानी विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या, यानी विलयन में एक घटक की मोल की संख्या और विलयन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। ये आपका XA हो गया। मैं यदि XB निकालना चाहता हूं तो आपको NB ऊपर रखना है और नीचे तीनों घटक, भाई तीन घटक हम लेकर चल रहे हैं तो तीनों घटक निकाल लिए। हम यदि भाई तीसरे का निकालना चाहते हैं तो NC ऊपर रखेंगे, मतलब C के मोलों की संख्या ऊपर, और नीचे हमको तीनों घटकों के मोलों की संख्या को लिखना पड़ेगा। इससे आपको कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विलयन में जितने भी घटक हैं उन घटकों का यदि हमें मोल प्रभाज निकालना है तो जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे
और बिलियन में जितने घटक हैं उनके मोल की संख्या को नीचे रखेंगे, यही अनुपात आपका एक प्रकार से मोल प्रभाज कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों का मोलों की संख्या, यानी या बिलियन के ही मोल की संख्या हम भी कह सकते हैं ना, कि यदि विलेय की मोल की संख्या और बिलियन की मोल की संख्या का अनुपात, विलायक की मोल की संख्या और बिलियन की मोल की संख्या का अनुपात, यानी बिलियन में जितने भी घटक हैं हम सबका मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको मोल की संख्या पता होनी चाहिए। तो इससे परिभाषा प्राप्त हुआ कि किसी भी बिलियन में एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात आपका मोल प्रभाज कहलाता है। ये मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं। अब मैंने कहा कि केवल दो घटक हैं, एक आपके पास ए है और दूसरा आपका बी है। ये ए आपका विलायक है और तब ये आपका विलेय होगा, एक घटक विलेय हो जाएगा। तब बच्चों इसका मोल की संख्या Na तो इसके मोल की संख्या Nb। अब मैं आपसे कहूंगा कि इनका मोल प्रभाज निकालो, तो जब XA निकालोगे तो कहोगे सर ऊपर एक घटक और नीचे समस्त घटक, यानी बिलियन में जितने घटक हैं। मैं आपसे कहूंगा XB निकालो, बोलोगे सर NB ऊपर नीचे बिलियन के समस्त घटक। कहने का तात्पर्य हुआ कि बिलियन के एक घटक और बिलियन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब यहां पर केवल विलायक और विलेय है, दोनों को मिला दिया तो बिलियन कहलाया। अब मैं आपसे कह दूं इस आधार पर परिभाषा दो, जैसे ये विलायक है तो विलायक के मोल की संख्या और बिलियन के मोल की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। ये विलेय है बच्चों, तो विलेय के मोल की संख्या और बिलियन के मोल की संख्या का अनुपात आपका विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो इस आधार पर भी परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी बिलियन में विलेय तथा बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात या तो विलायक एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता। मैंने क्या कहा, ये आपका विलेय की मोल की संख्या है, तो विलेय और बिलियन के अनुपात या तो विलायक और बिलियन का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। या आप दो घटकों के लिए है इसलिए दो घटक के लिए इस प्रकार से फार्मूला मैंने अभी आपको समझा ही दिया। तीन घटक होता, ए का निकालना रहता तो नीचे आपका तीनों लिखना पड़ता है, Na, Nb, Nc तीनों चीज। इसलिए मैं आपको तीन लेकर समझाया स्टार्टिंग में, ताकि आपको आगे चलकर कंफ्यूजन ना रहे कि कभी सर ने ऐसा बताया नहीं तो काश हमसे ये बन जाता। तो बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात ही बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है, या उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं। उससे संबंधित एक मैं आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं, जिसे आप यूं आसानी से सॉल्व करोगे। देखिएगा बच्चों, हल करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा यहां पर दो चीज है, एक तो 90 ग्राम जल की मात्रा भैया, जल की मात्रा। अब मैं जल को थोड़ा सा क्या मानूंगा, विलायक है ना, मतलब WB ये 90 ग्राम है, ठीक है 90 ग्राम है। तो जल का आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान कोई बता सकता है, MB कोई बता सकता है, तो इसका होता है 18। कैसे सर, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में समझा देना चाहता हूं। ऑक्सीजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का हो गया 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल हो गया 18। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि जल के मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। NB बराबर कैसे निकालेंगे, WB बटा MB, ये मोल की संख्या निकाली जाती है। बिना मोल के आप मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब यदि मैं कह दूं कि 90 बटा 18 तो 18 पंचे 90, ये 5 आ गया। अगले स्टेप में NaOH की मात्रा दे रखी है, NaOH ये विलेय है, कम है ना, विलेय है, NaOH की मात्रा, और विलेय को हम दूसरा घटक दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे B मैंने दे दिया, कोई बात नहीं है, मैं इसको A दे देता हूं, ये मेरे ऊपर है कौन सा घटक देता हूं। तो WA हो गया, मैंने घटक दे दिया, एक B घटक दे दिया, एक A घटक दे देता हूं,
तो कितना हो जाएगा बच्चों, WA 4 ग्राम। ये आपके ऊपर है, ये कौन सा घटक द्रव, ए या बी, ठीक है। ए बी सी मैंने कहा ना 3 घटक है, 3 घटक दे दो, 4 घटक तो 5 घटक दे दो, जो भी देना है। अब इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे, मतलब आपका हो जाएगा Ma। तो बच्चों यहां पर NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल होता है 40। अब इसमें आप Na निकाल सकते हो। Na कैसे निकालोगे, WA बटा Ma, ठीक है। तो WA का मान कितना है, 4 बटा 40, ठीक है। 4 दाहम 40, 1 बटा 10 मतलब 0.1 हो गया। अब मुझे किसका निकालना, पहले जल का मोल प्रभाज और NaOH का। तो पहले NaOH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या है, XA बराबर जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे बिलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या, मतलब 0.1 ऊपर रखो और नीचे आपका 0.1 प्लस 5, यानी आपका आ जाएगा 0.1 अपान 5.1। दशमलव हटा दो तो आपका 1/51 हो जाएगा। 1/51 आएगा बच्चों, भाग न पहुंचे लब्ध शून्य। दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहां पर बढ़ जाए 10, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 तो 100 हो जाएगा, फिर 51 एक कम 51 आएगा, ठीक है। जब 51 तो 49 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा 490, लगभग 9 से जाएगा। तो ये आ गया XA। H2O की मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे बच्चों, मतलब XB निकालेंगे। तो NB ऊपर रखेंगे, नीचे Na प्लस NB। इस बार तो बड़ा वाला अंक ऊपर रहेगा और नीचे 0.1 प्लस 5, यानी आपका 5/5.1। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। दशमलव यहां पे तो मान लीजिए दोनों की जगह दशमलव के बाद एक अंक था तो कट गया, लेकिन दशमलव यहां है, यहां दशमलव नहीं है तो एक 0 लग जाएगा, मतलब 50/51। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा। 9 से भाग जाएगा बच्चों, तो 9 से जाएगा तो 500, 5 9 1 कम 9, 9 पना 45, तो 400 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो लगभग आपका बचेगा कितना, यहां पे मैं भाग करके बता देता हूं। 500 हो गया, भाग में आपका हो गया 51, 9 1 कम 9, 9 पना 45, बचेगा 1 और हासिल आ जाएगा 6 ये आ जाएगा, तो लगभग 8 से जाएगा कि 8 1 8 5 40, तो 8 से जाएगा। ये लो, और आगे चलकर एक लगभग 1 कम से जाएगा, ये आ गया। तो मोल प्रभाज यूं आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मैं तरीका समझाता हूं यार एक एक पॉइंट करके, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।